पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले प्रकाश, लाइट, ये क्या है? तो कुछ पॉइंट लिखे हैं यहाँ, उसको देखते हैं। प्रकाश क्या हो गया? प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वस्तुओं को देखने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, पहला प्रकाश और दूसरा मानव नेत्र। आने वाले समय में हम नेत्र के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी हमको प्रकाश के बारे में पढ़ना है। तो कोई वस्तु हमको दिखती क्यों है? जवाब बहुत सीधा सा है कि प्रकाश जब उस वस्तु पर पड़कर लौटती है और हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब हमें वो वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। वस्तु को देखने के लिए उस पर प्रकाश का पड़कर लौटना जरूरी है। अगर वस्तु पर प्रकाश पड़कर नहीं लौटेगा तो फिर हमको वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। पिछले क्लास में जूनियर सेक्शन में बड़ा साफ साफ पढ़ा होगा कि एक क्या करते थे, पाइप ले लेते थे छोटा सा, और उसके माध्यम से सामने किसी वस्तु को देखना चाहते थे या देखते थे, हमको बड़ा साफ साफ दिखाई देता था। पर जैसे ही उस पाइप को थोड़ा सा बेंड कर देते थे और फिर देखना चाहते थे, तब हमको वो साफ साफ दिखाई नहीं देता था। याद होगा तुम लोगों को, मतलब अगर पाइप सीधी है तो हमको दिख रहा है, क्यों? क्योंकि सामने उस वस्तु से प्रकाश टकराकर जब पाइप में एंटर करती है, पाइप में घुसती है, तो पाइप के माध्यम से, पाइप सीधी होती है और पाइप के माध्यम से वो रोशनी हमारे आंखों तक पहुंच जाती है और हमें वो दिखाई देता है। पर ठीक इसके उलट, यदि हम उसी पाइप को टेढ़ा कर दे तो वस्तु से टकराकर प्रकाश लौटती तो है पाइप में, वो पाइप जो हम आंख के सामने लगा के रखे हैं और जिसको हम टेढ़ा करके रखे हैं उसमें घुसती है, पर पाइप के टेढ़ा होने के कारण वो हमारे आंखों तक पहुंच नहीं पाती है और हमको दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से पुराना एग्जाम्पल था, बचपन में ही बहुत सारी किताबों में पढ़ने का मौका मिला होगा 6th-7th में, कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। वायु या निर्वात शब्द आता है कि ये निर्वात क्या है? निर्वात को इंग्लिश में वैक्यूम कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां कुछ भी ना हो, यहां तक कि हवा भी नहीं। तो पृथ्वी पर तो ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां हवा ना हो, क्योंकि जहां भी हवा नहीं होगी उस जगह को भरने के लिए तेजी से हवा आती है। पर यह जगह खुद से बनाया जा सकता है। जैसे एक नाम, एक यंत्र सुने हो साफ सफाई के लिए, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? उसका जो टंकी होता है, टैंक होता है, वो खाली होता है, वैक्यूम होता है, यानी उसमें हवा भी नहीं होता है। जब हम उसके स्विच को ऑन करते हैं तो पाइप के माध्यम से उसको रास्ता मिल जाता है, उस टैंक तक जाने के लिए हवा को रास्ता मिल जाता है और हवा बड़े आसानी से टैंक में घुसता है और उसके साथ वो अपने आसपास के कचरा को भी खींचते हुए अंदर लेके चला जाता है। तो वैक्यूम का मतलब या निर्वात का मतलब हो गया ऐसी जगह जहां हवा भी ना हो। और पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चले जाएं तो अंतरिक्ष में निर्वात बहुत सारा है। मतलब अंतरिक्ष में हवा तो है नहीं हमारे वायुमंडल से बाहर जाने के बाद, तो उन जगहों पर निर्वात है। तो चाहे निर्वात की बात करो या हवा की बात करो, हवा में आने के बाद प्रकाश की चाल थोड़ी बदलती है, पर इतना नहीं बदलती कि हम उसकी गणना को बदल दे। तो हम ये कह देते हैं कि चाहे कुछ हो, तो सॉरी, कुछ हो, वायु हो या निर्वात हो, कुछ ना हो, दोनों ही सूरत में जो प्रकाश की चाल है वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये वायु या निर्वात में हो गई प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात में या वायु में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इसको याद रखना। और सबसे तेज प्रकाश यहीं चलता भी है। इसके बाद चाहे तुम पानी में आ जाओ या किसी और ऐसे माध्यम में आ जाओ जिसमें प्रकाश गमन कर सकता है, तो प्रकाश की रफ्तार बाकी जगहों पर धीरे धीरे कम होती जाएगी। सबसे तेज प्रकाश अगर कहीं गमन करता है तो वो है वायु में या निर्वात में। और अंतिम लिखा गया है कि प्रकाश के मार्ग को तीर के निशान या चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। अब देखो, हम बहुतों जगह ऐसा होगा जहां हमको प्रकाश के आने और जाने को दिखाना होगा। प्रकाश इस तरह से आ रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो प्रकाश आ रहा है। प्रकाश कहीं भी अकेले तो आता नहीं है, प्रकाश का झुंड आता है, उसका भी नाम होता है, उसको भी हम बताएंगे। लेकिन हमको जो अपना आरेख खींचना है, आलेख खींचना होगा प्रकाश के आने और लौटने को, आपतन और परावर्तन को, तो उसके लिए हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, जिसको क्या कहा जाता है? कहा जाता है प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरण एक है प्रकाश की किरणें, और प्रकाश पुंज मतलब ढेर सारा किरण अगर इस तरह से जा रहा है तो ये कहलाता है प्रकाश पुंज। समझ रहे हो? और भी बहुत सारे तरह का हो सकता है, लेकिन तत्काल हम 3 एरो एक साथ दिखा दिए हैं। तो ये प्रकाश किरणों के समूह को
प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट कहा जाता है इसको। तो ये हो गया तुम्हारा प्रकाश पुंज। अब प्रकाश पुंज के प्रकार पढ़ना है, किरण तो अकेला है बेचारा, इसका कोई प्रकार हो ही नहीं सकता है, तो प्रकाश पुंज के प्रकार को हमको पढ़ना है। अगर इसको नोट कर लिए हो तो ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम सब आगे बढ़ते हैं। किरण पुंज 3 हिस्सों में बट गया, अभिसारी, अपसारी और समांतर। क्या है ये, इसको देख लो। अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज को या किरणों के समूह को कहते हैं जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर एकत्रित हो जाती है। देखो फैला हुआ था पहले और ये धीरे धीरे जमा हो गया एक बिंदु पर, ये कहलाता है अभिसारी किरण पुंज। इसका एक उदाहरण लेना चाहो तो याद होगा तुम सबको, तुम्हारे बॉक्स में, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक मैग्नीफाइंग ग्लास मिला करता था, अभी भी मिलता ही होगा। उस मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके माचिस की तीली और कागज जलाने के लिए हम सब भी घंटों धूप में बैठा करते थे। अब पता नहीं तुम लोगों का क्या हिसाब है, और जलता भी था, माचिस की तीली जल जाती थी, कागज का टुकड़ा जला दिया करते थे। तुम सब कभी जलाए हो कि नहीं पता नहीं। तो वहां होता क्या है, सूरज की रोशनी उस मैग्नीफाइंग ग्लास का, वो जो राउंड वाला हिस्सा है मैग्नीफाइंग ग्लास का, उस राउंड वाले हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती थी और ये सूरज की रोशनी को एकत्रित कर देता था। मतलब इस तरह से पूरी तरह से एकत्रित करके एक बिंदु पर ये सूरज की रोशनी को जमा कर देता था। तो देखो इतना बड़ा जो एरिया था, उतना दूर के लाइट को ये एक बिंदु पर जमा कर रहा है, तो ये कहलाता था अभिसारी किरण पुंज। इस जगह जो जमा हो गया ना, वो कहला गया अभिसारी किरण पुंज, क्योंकि ढेर सारा लाइट अलग अलग जगह से जमा हुआ शीशे पर, भले सबका सब सूरज का ही था पर फैला हुआ था, और वो एक जगह आके जमा हो गया, और जमा होके फिर एक पॉइंट पर दिखाने लगा। वो पॉइंट अभिसारी किरण पुंज के लिए हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब है अपसारी किरण पुंज। यहाँ किरणों का समूह किसी बिंदु से निकलता है और फैल जाता है। उदाहरण के लिए अगर सीधे तौर पे समझना हो तो बहुत अच्छा और साधारण उदाहरण होगा तुम्हारे लिए सूर्य। कि सूर्य चलो एक बहुत बड़ा गोला है, बहुत छोटा बिंदु नहीं है, पर उस गोले से सूरज की जो रोशनी है, जो किरणें हैं, वो सारी दिशाओं में निकलती है एक साथ। मतलब किसी एक बिंदु से निकला और सब तरफ फैल गया, तो बिंदु से निकलना और फैल जाना, यही कहलाता है अपसारी किरण पुंज। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्ज हो गया और ये कन्वर्ज हो गया यानी जमा हो गया। और आखिरी है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, समांतर किरण पुंज, जहां प्रकाश की किरणें समांतर जाती है। इसका बहुत परफेक्ट उदाहरण नहीं होगा, पर समझने के लिए टर्च के आगे वाले मुंह को एडजस्ट करते हो कभी कभी घुमा के, ताकि टर्च का जो फोकस हो वो सीधा निकले, जो लाइट निकलता है वो सीधा निकले। तो वो जो सीधा निकल रहा होता है उस समय तुम उसको समांतर किरण पुंज समझ सकते हो। तीनों चीजें समझ में आ गई। अभिसारी, हाँ लेजर लाइट तो पतला सा है, वो तो एक रे के तरह निकलता है, पर ठीक है वो भी किरण पुंज नहीं है, वो भी मतलब वो भी किरण नहीं, किरण पुंज ही है लेजर लाइट जो है। पर हमको तो टर्च बेहतर समझ में आ रहा है, मोटा रे दिखता है ना ढेर सारा। लेजर लाइट के लिए तुम कह सकते हो कि सर इससे किरण निकलता है, पर सिर्फ किरणें कहीं नहीं निकलती है, जहां भी निकलता है किरणों का समूह ही निकलता है, यानी किरण पुंज ही निकलता है। तो ये हो गया हिसाब किताब। कोई तकलीफ? तीनों चीजें समझ गए बेहतर तरीके से। तो ये है प्रकाश पुंज का प्रकार, और इसका इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से रखना। मेरा डायग्राम अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कॉपी में बना लिए हो तो कोई बात नहीं। तो चलो देखो, प्रकाश के गमन की दृष्टि से पदार्थ के प्रकार, यानी प्रकाश पदार्थ से होकर जो आर पार निकलता है, उससे अगर हम तुलना करें तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के। पहला है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा पारभासी जिसको अर्ध पारदर्शी भी कहा जाता है, और फिर अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, यानी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कौन कहलाएगा? तो जिससे होकर प्रकाश आर पार निकल जाती है, जैसे कांच, पानी, ये सब वो माध्यम है या वो पदार्थ है जिससे प्रकाश आर पार बिना रोक टोक निकल जाती है, तो उसको कहा जाता है पारदर्शी पदार्थ। पारभासी पदार्थ, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस क्या होगा? तो ये कहलाता है जिससे होकर प्रकाश की कुछ ही अंश बाहर निकल पाती है, सारा प्रकाश बाहर नहीं जाता है, बस प्रकाश का थोड़ा सा अंश बाहर जाता है, उसको हम कहते हैं पारभासी, या एक और नाम है इसका अर्ध पारदर्शी। उदाहरण के लिए देख सकते हो तेल लगा हुआ कागज, या इंग्लिश में देख लो बटर पेपर कहा जा सकता है। और दूसरा है घिसा हुआ कांच। एक कांच ले लो, उसको अच्छा खासा घिस दो, तो उससे आर पार तुमको धुंधला दिखाई देगा। धुंधला दिखेगा यानी प्रकाश का कुछ अंश बाहर जा रहा है।
पूरा का पूरा प्रकाश बाहर सीधे सीधे नहीं निकल पाता। तो कांच जहां पारदर्शी है वहीं घिसा हुआ कांच पारभासी होता है। और अंतिम है अपारदर्शी पदार्थ। नाम से स्पष्ट हो गया, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है। और जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है उसमें उदाहरण आ सकता है किताब, बेंच और हर चीज जिसके आर पार तुम नहीं देख सकते हो, वो सब अपारदर्शी पदार्थ है। तो ये पदार्थ की 3 कैटेगरी थी जो प्रकाश के गमन की दृष्टि से डिसाइड किया गया है। अब अगला आता है प्रकाश उत्सर्जन की दृष्टि से पदार्थ के प्रकार। हम मिटाएं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना वो सब हमको दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उससे प्रकाश टकराती है और लौटकर हमारे आंखों तक आती है, इसलिए हमको दुनिया में सभी चीजें साफ साफ दिखाई देती है। जिससे टकराकर रोशनी हमारे आंखों तक नहीं आती वो हमको दिखाई नहीं देगा। जैसे रात के समय में अगर अंधेरे कमरे में हो तो हमको शायद कुछ ना दिखे। क्यों नहीं? क्योंकि उस पर कोई रोशनी नहीं पड़ती और वो लौटकर हमारी आंखों तक नहीं आती है, तो वो हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन रोशनी होगी तो हर चीज, भले वो सूरज की रोशनी की सहायता से ही अपने आप को चमका क्यों ना रहा हो, सूरज की रोशनी को ही अपने से टकराकर तुम्हारी आंखों तक वापस क्यों ना भेज रहा हो, वो वस्तु तुमको नजर आएगी साफ साफ। तो ये होता है पदार्थ की कैटेगरी कि प्रकाश से उत्सर्जन यानी प्रकाश उत्पन्न करने की दृष्टि से पदार्थ 2 प्रकार के होंगे, या तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाला यानी प्रकाश उत्पन्न पैदा करने वाला, और दूसरा प्रकाश उत्पन्न नहीं करने वाला। तो अगर प्रकाश उत्पन्न करने वाला कोई पदार्थ होगा तो उसको हम कहेंगे आत्मदीप्त, उसका अपना प्रकाश है इसलिए वो आत्मदीप्त कहला रहा है। जैसे उदाहरण के लिए तुमको यहाँ सूर्य नजर आ रहा है, इसके अलावा तुम बात कर सकते हो स्टार्स की, तारा। तारा से अलग बढ़ जाओ तो तुम्हारे घर में जलने वाला लैंप और लालटेन भी तुम्हारे लिए आत्मदीप्त है। विद्युत बल्ब जो तुम यूज कर रहे हो वो बल्ब भी तुम्हारे लिए आत्मदीप्त है। क्यों? क्योंकि ये सब अपना प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। भले इसमें तुमको केरोसिन डालना पड़ रहा है, ये विद्युत धारा प्राप्त करके तब जलने का काम कर रहा है, सब सही है, लेकिन सब आखिर अपने से ही प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, इसलिए ये सब जो है ये आत्मदीप्त की श्रेणी में आता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अदीप्त की, तो जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको हम कहते हैं अदीप्त, नन ल्यूमिनस सबस्टांस। और ये अदीप्त में सबसे पहले हम चंद्रमा या चांद लिखे हुए हैं। कारण क्या है कि चंद्रमा तुमको दिख रहा है जबकि तुमको पता है उसके पास अपना प्रकाश नहीं है। चमकता कैसे है? तो सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है और वो सूरज की रोशनी को लौटाता है, हमारी आंखों तक पहुंचाता है। तो हमको चूंकि चंद्रमा से रोशनी आई हमारी आंखों तक तो हमको चंद्रमा नजर आ रही है, पर तुमको ये बहुत अच्छे से पता है कि चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं है, फिर भी चंद्रमा हमको दिख रहा है, मतलब वो दूसरे की रोशनी से चमक रहा है, इसलिए वो अदीप्त है। इसके अलावा हम यहाँ किताब लिख सकते हैं। तुम कहोगे किताब चमकता नहीं है, माना किताब चमकता नहीं है, पर किताब दिखता तो है। और दिखता क्यों है? क्योंकि आसपास का जो सूर्य का रोशनी हो या रात में बल्ब की रोशनी हो, वो जो किताब पर पड़ती है तो वो लौटकर हमारी आंखों तक आती है। मतलब वो चमक नहीं रहा है, लेकिन वो इतना रोशनी तो तुम्हारी आंखों तक पहुंचा देता है कि तुमको वो साफ साफ दिखाई दे। तो बाकी सारी चीजें, इसके अलावा कुछ चीजें जो तुम्हारे दिमाग में होगी, एक और नाम लिख देते हैं। जुगनू, रात में भगजुगनी, टिमटिमाने वाली, ये भी अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है, इसलिए ये क्या है? ये है आत्मदीप्त। और इसके अलावा जो बाकी सारा है वो सब क्या होता है? चांद हो, किताब हो, या आगे जो जो लिखने का मन करे, जो रोशनी उत्पन्न नहीं करती है, हर चीजें दिखती है, वो सब अदीप्त होगा। तो इस तरह से पदार्थ के कैटेगरी के बारे में, उसकी श्रेणियों के बारे में भी पढ़ लिए। पहला श्रेणी तैयार हुआ कैसे? प्रकाश के गमन के हिसाब से, गमन की दृष्टि से, और दूसरा अभी तैयार हुआ प्रकाश से के उत्सर्जन की दृष्टि से। यहाँ तक प्रकाश के बारे में तुम सब कुछ पढ़ लिए। अब यहाँ से शुरू होगा तुम्हारा चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम सबको समझना होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। लेकिन प्रकाश का परावर्तन हम सब आज नहीं, अगले क्लास में सीखेंगे। कोई तकलीफ? आज के क्लास को ओवर करते हैं। बाय बाय।